हेलो एवरीवन। इस वीडियो में स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 17। इस सेक्शन नंबर 17 ये बात करता है कंडीशन टू बी ऑब्जर्व बिफोर प्लेसिंग अ पर्सन रेस्क्यूड अंडर सेक्शन 16 टू पेरेंट्स और गार्जियन। तो जब भी किसी पर्सन को उसके पेरेंट्स उसके गार्जियन के पास दे देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो फिर क्या करता है उससे पहले मैजिस्ट्रेट तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17। तो मैजिस्ट्रेट जो भी है वो इंक्वायरी करता है सेक्शन 17 के अंडर में बिफोर कोई भी ऑर्डर वो पास कर रहा है, हैंडिंग ओवर कर रहा है किसी पर्सन को रेस्क्यू किया गया जिसको सेक्शन 18 सॉरी सेक्शन 16 में उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन और उसके हस्बैंड के पास, तो वो सेटिस्फाई करता है अपने आप को पहले की कैपेसिटी है और जेन्युइननेस है उसकी, जो भी पेरेंट है, गार्जियन है, हस्बैंड है, जिसके पास उस पर्सन को भेजा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रिकॉग्नाइज किया गया वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे बस मैजिस्ट्रेट क्या है, एक इंक्वायरी करेंगे कि रेस्क्यू करने के जो जिसको भी भेजा जा रहा है वो यहाँ पे जो पेरेंट्स, गार्जियन या हस्बैंड है वो जेन्युइन है, मतलब वो मतलब वो रखने के लिए ठीक ठाक लोग हैं जिनके पास वापस रिस्टोर किया जा रहा है उस पर्सन को। सेक्शन 18 बात करता है क्लोजर ऑफ ब्रोथल एंड इविक्शन ऑफ ऑफेंडर्स फ्रॉम प्रेमाइसेस। तो जो मैजिस्ट्रेट है वो जैसी इंफॉर्मेशन को मिली किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या अदरवाइज कि कोई भी हाउस, रूम, प्लेस, पार्टीशन देयर ऑफ जो भी है 200 मीटर्स की दूरी पे पब्लिक प्लेस से, सब सेक्शन 1 में ऑफ सेक्शन 7 में, जो कि रन किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है एज अ ब्रोथल किसी पर्सन द्वारा और इज बी यूज बाय प्रोस्टिट्यूट या फिर प्रोस्टिट्यूट लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है फॉर कैरिंग ऑन देयर ट्रेड। तो इशू नोटिस कर देंगे ओनर को, लेसर को या लैंडलॉर्ड को, जो भी इस हाउस का, रूम का, प्लेस, पार्टीशन एजेंट का जो भी है, या फिर उसके एजेंट को, जो भी इन सब लोगों का एजेंट है, या फिर टेनेंट, लीजी और ऑक्यूपायर को और अदर पर्सन जो कि इंचार्ज है रूम, हाउस या प्लेस का, कि शो को नोटिस करने के लिए बोलेंगे 7 डेज का, कि क्यों उनका जो प्रॉपर्टी है वो अटैच नहीं की जाए, प्रॉपर यूज वो कर रहे थे तो। और उस पर्सन को हियर करने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा कि जो रूम है, पार्टीशन है, जो भी मतलब रूम, पोर्शन, प्लेस है जो यूज हो रहा था ब्रोथल की तरह या प्रोस्टिट्यूशन का काम उसमें हो रहा था, तो वो उसको इविक्शन करने के लिए बोल देंगे। कितने दिन में? 7 डेज में। उसको कितने दिन में खाली करना पड़ेगा? जब भी 7 दिन, जिस दिन भी ऑर्डर हुआ उसके अंडर उसको खाली करना पड़ेगा वो हाउस, रूम या प्लेस या पोर्शन। फिर बी पॉइंट बात करता है कि डायरेक्टिंग दैट बिफोर लेटिंग आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर, फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन लगा देंगे कि जब भी वो अगर लेट कर रहा है, मतलब किसी को फिर से किराए पे या कुछ पर्पस के लिए किसी को दे रहा है, तो 1 साल तक के लिए, या फिर अगर किसी बच्चे या माइनर उसके यहाँ से मिले थे, मतलब कोई माइनर या बच्चे उसके रूम में ऐसे प्रोस्टिट्यूट वगैरह के लिए पाए गए थे, ये सब काम करते पाए गए थे, तो 3 साल तक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग द ऑर्डर, मतलब जैसे ही इमीडिएट जब ऑर्डर पास हुआ उसके बाद ओनर, लेसर या लैंडलॉर्ड जो भी है या उनके एजेंट हैं, वो प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट का। मतलब सिंपल सी बात है कि एक बार अगर ऐसा करता हुआ वो आदमी पाया गया तो वो अपना जो भी घर है वो उसको किराए वगैरह पे नहीं दे पाएगा, किसी भी चीज के लिए नहीं दे पाएगा 1 साल तक। और अगर उसके यहाँ से कुछ बच्चे या माइनर के साथ ऐसा ऑफेंस होता हुआ पाया गया था तो 3 साल तक। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है इफ द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट, अब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो जो आदमी है वो इनोसेंट है, उसने इम्प्रॉपर यूज नहीं किया था हाउस, रूम और प्लेस या पोर्शन को, जो भी है जिसको सेम उसको रिस्टोर कर देगा वो उसी ओनर को, लेसर को, लैंडलॉर्ड को, और डायरेक्शन दे देगा कि जो हाउस, रूम और प्लेस पोर्शन है वो अब लीज आउट नहीं होगा, अदरवाइज इन पोजेशन ऑफ, मतलब जिसकी पोजेशन में उसके अलावा, ऑन बेनिफिट ऑफ सच पर्सन, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए जिससे वो बाद में इम्प्रॉपर यूज कर पाए, मतलब उस पर्सन को वापस से नहीं देंगे जिसने ये इम्प्रॉपर यूज करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे ये इनोसेंट प्रूव हो गया तो इसको ये पोजीशन वापस लौटा देंगे कि इसमें इनकी क्या गलती है अगर इनके बिना मर्जी के हुआ। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है कोर्ट कन्विंसिंग अ पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस। अब जो कोर्ट है अगर वो सॉरी कन्विक्ट कर रही है किसी पर्सन को ऑफेंस, तो अंडर सेक्शन 3 या सेक्शन 7 में तो पास कर सकते ऑर्डर
that without further notice of such person to show cause notice required under this section. तो अगर कोई कोर्ट है किसी भी पर्सन को कन्विक्ट कर रही है सेक्शन 3 या सेक्शन 7 में, तो वो एक ऑर्डर पास कर सकती है सब सेक्शन 1 का, बिना उस पर्सन को कोई भी नोटिस दिए। तो विदाउट फर्दर नोटिस टू सच पर्सन टू शो cause notice required in subsection 1, सॉरी सबसेक्शन बस दिया हुआ है। तो जो भी ऑर्डर पास किए गए सबसेक्शन 3 बात कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर पास किए गए मैजिस्ट्रेट के द्वारा सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में, सब्जेक्ट टू अपील एंड शैल नॉट बी स्टेड और सेट aside बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो जो भी ऑर्डर पास किए गए सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में उनकी अपील नहीं होगी और वो कभी भी सेट असाइड नहीं किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा, ना ही किसी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, और ना ही उन ऑर्डर की वैलिडिटी सीज हो पाएगी। नहीं सॉरी, एंड द सेड ऑर्डर शैल सीज टू हैव वैलिडिटी, मतलब उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी 1 या 3 साल के बाद, जितने टाइम पीरियड के लिए मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है। हाँ, तो जैसा देखा था ना कि 1 साल के लिए कब कर सकता है, जब नॉर्मल प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह पाए गए थे, 3 साल के लिए जब वहाँ पे माइनर या चाइल्ड पाए गए थे। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है वेयर द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 7 सेट असाइड ऑन अपील। अब जो भी कन्विक्शन है वैसे तो अपीलेबल नहीं था, लेकिन अब अपील अगर हुई है उसकी, तो सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के वो कभी भी, मतलब जो बाकी इनकी तो अपील नहीं होती जो ऑर्डर दी थी, लेकिन जिसकी बाकी सेक्शन 3 और सेक्शन 7 की अपील जो की गई उसकी अपील अगर सेटिस्फाइड हो गई, और कि जो हाउस रूम और प्लेस और पोर्शन जो है वो नहीं यहाँ पे ऐसे ब्रोथल की तरह यूज किया जा रहा था और प्रोस्टिट्यूट के द्वारा यूज किया जा रहा था अपने ट्रेड और पर्पस के लिए, तो जो ये जो ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का सबसेक्शन 1 का, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग कोर्स, फर्क नहीं पड़ता कि किसी अदर लॉ में क्या लिखा हो, टाइमिंग कोर्स में जो है मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है कोई भी ऑर्डर सबसेक्शन 1 का, और अ कोर्ट पासेस ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2। तो मैजिस्ट्रेट जो भी है वो ऑर्डर पास कर सकता है सबसेक्शन 1 का, और कोर्ट पास कर सकती है ऑर्डर सबसेक्शन 2 का, वो लीज कर सकती है और एग्रीमेंट कर सकती है किसी भी हाउस रूम प्लेस पोर्शन जो कि ऑक्यूपाइड किया गया है, वो क्या हो जाएगा, वॉइड और इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो जब भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करे सबसेक्शन 1 का, तो वो एक साथ ही साथ कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है सबसेक्शन 2 का कि कोई लीज या एग्रीमेंट जो भी हुआ था उस हाउस रूम प्लेस से रिलेटेड पोर्शन से रिलेटेड, वो वॉइड एंड इनऑपरेटिव हो जाएगा। फिर अगर कोई भी ओनर लेजर या लैंडलॉर्ड है, उसका ओनर है लेजर है लैंडलॉर्ड जो भी फेल हो गया है, जो भी डायरेक्शन दिए गए थे क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 में, तो उसको पनिशेबल होगा फाइन के साथ, कितना, 500 रुपीज तक के। और अगर फेल हो गया कंप्लाई करने में डायरेक्शन जो कि प्रोविजन सबसेक्शन में दिए गए हैं, shall deemed to have committed an offence under clause B of subsection 2 of section 3 or clause C of subsection 2 of section 7 as may be punished accordingly। तो जो भी लैंडलॉर्ड है जिसने ये सब काम किया था, मतलब जो अपना लैंडलॉर्ड है और फिर भी अपना घर किराए से वगैरह दे रहा है बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 500 रुपए तक की मिलेगी। और अगर उसमें कोई भी डायरेक्शन जो कि उसको प्रोवाइज सबसेक्शन में दिए गए थे क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 3 में, या क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7 में, तो उसको बाकी अलग पनिशमेंट अलग मिलेगी जो उसने जो ऑफेंस किया। फिर सेक्शन 19 बात करता है एप्लीकेशन फॉर बीइंग केप्ट इन प्रोटेक्टिव होम और केयर प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्शन, सॉरी, प्रोवाइडेड केयर एंड प्रोटेक्शन बाय द कोर्ट। तो अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन, तो जो भी पर्सन है जो कैरी ऑन कर रहा है, और बीइंग मेड कैरी ऑन, या फिर जो कैरी ऑन कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन में, मेक एन एप्लीकेशन, तो वो एक एप्लीकेशन कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास उनकी लोकल लिमिट में, उनकी जुरिडिक्शन में जहाँ पे ये कैरी ऑन करते हैं, और जहाँ पे उनको बीइंग मेड कैरी ऑन, मतलब जहाँ पे उनसे काम कराया जाता है प्रोस्टिट्यूशन का, वो ऑर्डर कर सकते हैं। वो ऑर्डर मतलब वो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर एन ऑर्डर दैट ही मे बी,
कि उनको क्या पे कि प्रोटेक्टेड होम रख दिया जाए या फिर उनको प्रोवाइडेड केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाए कोर्ट की तरफ से ना मैंने स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 की सबसेक्शन 3 में जो मैंने स्पेसिफाइड किया गया है। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है कि मैजिस्ट्रेट में पेंडिंग इंक्वायरी जब भी मैजिस्ट्रेट की पेंडिंग इंक्वायरी चल रही है सबसेक्शन 3 में वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन जो भी है वो केप्ट होंगे सच कस्टडी में। तो जब भी सबसेक्शन 3 में यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, तो इसके पहले इंक्वायरी होगी मतलब यहाँ आप उस पर्सन ने तो एप्लीकेशन कर दी कि मुझे प्रोटेक्टिव होम में जाना है या मुझे केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो मैजिस्ट्रेट जब भी ये ऑर्डर देंगे, उसके पहले वो पेंडिंग इंक्वायरी के टाइम पे जो कि सबसेक्शन 3 में इंक्वायरी चल रही है, वो डायरेक्ट कर देंगे कि जो पर्सन है, उसको कस्टडी में दे दिया जाए किसी की भी जो कि उनको लगता है कि प्रॉपर है और उनके रिगार्ड में मतलब उनकी राय में ये चीज़ सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के हिसाब से ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फिर इफ द मैजिस्ट्रेट आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट एंड मेकिंग इंक्वायरी एज़ ही मे कंसीडर नेसेसरी तो जब भी मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को सुन लिया और इंक्वायरी कर ली और उनको ये कंसीडर मतलब वो उनको लगता है कि हाँ नेसेसरी है, इंक्लूडिंग द इंक्वायरी ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर की मतलब जो इंक्लूडिंग द इंक्वायरी बाय प्रोबेशन ऑफिसर तो प्रोबेशन ऑफिसर ने भी जो इंक्वायरी की है, जिसको अपॉइंट किया गया प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में, इनटू पर्सनली कंडीशन ऑफ होम एंड प्रोस्पेक्टिव रिहैबिलिटेशन ऑफ द एप्लीकेंट तो उनको लगता है कि हाँ जो पर्सनैलिटी या कंडीशन होम और प्रोस्पेक्टिव रिहैबिलिटेशन की जरूरत है एप्लीकेंट को तो वो सेटिस्फाई हो गए हैं तो वो उस ऑर्डर में वो इस सेक्शन में एक ऑर्डर पास कर देंगे दैट ही में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड कि रीजंस रिकॉर्ड करके ऑर्डर कर देंगे एप्लीकेंट को क्या करने के लिए प्रोटेक्टिव होम में जाने के लिए करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए और अंडर द सुपरविजन ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मजिस्ट्रेट या फिर कोई किसी पर्सन के अंडर में भेज देंगे जो कि मतलब जो उस किसी पर्सन की सुपरविजन में भेज देंगे जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट किया गया होगा। तो सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर कि जितना पीरियड स्पेसिफाई किया गया ऑर्डर में। तो सेक्शन नंबर 20 बात करता है रिमूवल ऑफ प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम एनी प्लेस तो कहीं पे भी जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट रहती है उसको वहां जगह से अलग कर देना भगा देना सब बोल सकते हैं। तो तभी मैजिस्ट्रेट है जिनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी पर्सन से जो कि रिसाइड करता है रिसाइडिंग ऑन फ्रीक्वेंटिंग इन एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिडिक्शन तो किसी पर्सन के द्वारा जो कि यहाँ या तो वहां पे रहता है या फ्रीक्वेंटली वहां पे आता जाता रहता है जहाँ पे उस मैजिस्ट्रेट की लोकल जुरिडिक्शन है। अब मैजिस्ट्रेट यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ पे कौन सा मैजिस्ट्रेट रहेगा जैसे यहाँ पे सेक्शन 20 में कौन सा मैजिस्ट्रेट है मैं देख के बता देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपको। तो सेक्शन 20 में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं डीएम एसडीएम जो रहेंगे और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रहेंगे जो कि स्पेशली एम्पावर किए गए होंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब भी उनको किसी पर्सन की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि उस जगह पे रहता है या वहां पे आता जाता रहता है लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन में उनके तो वो इस प्रोस्टिट्यूट में रिकॉर्ड द सस्पेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि वहां पे कोई प्रोस्टिट्यूट है तो वो उसका सब्सटेंस और इन्फॉर्मेशन जो उनको रिसीव हुई है उसको वो नोटिस में लिख देंगे और सच पर्सन को रिक्वायर करेंगे कि वो आ जाए उनके पास मतलब जो प्रोस्टिट्यूट है बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड शो कॉज नोटेड और वो अपना शो करे कॉज की उसके खिलाफ ये रिमूवल ऑर्डर क्यों ना पास कर दिया जाए मतलब उस प्लेस से क्यों ना उसको हटा दिया जाए और प्रोहिबिट कर दिया जाए उसको री एंट्री करने में। फिर जो भी ऑर्डर होगा जो भी नोटिस दिया जाएगा सबसेक्शन 1 में वो उसको एक्कम्पनाइड किया जाएगा कॉपी ऑफ रिकॉर्ड जो कि उनको मिला था रिकॉर्ड अफॉर्सेड एंड द कॉपी शैल बी सर्व्ड अलोंग विद द नोटिस और उसकी कॉपी जो होगी जो रिकॉर्ड की वो उसके साथ नोटिस का दे दी जाएगी ऑन द पर्सन अगेंस्ट whom द नोटिस इशू की जिसके पर्सन के अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है
कि मैजिस्ट्रेट शैल आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस रेफर्ड सबसेक्शन 2, तो मैजिस्ट्रेट ने जब ये नोटिस सर्व कर दिया सबसेक्शन 2 में, तो प्रोसीड करेगा इंक्वायरी करके कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास आई है, तो उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देंगे वो कि वो अपनी एविडेंस दे सकता है, तो एड्यूसिंग एविडेंस और टेक सच फर्दर एविडेंस एज ही थिंक्स फिट, और वो बाकी और भी एविडेंस लेंगे जो उनको ठीक लगता है, और इफ एंड इफ अपॉन सच इंक्वायरी अपीयर्स टू हिम दैट सच पर्सन इज अ प्रोस्टिट्यूट, और उनको लगता है कि हाँ इंक्वायरी करने के बाद कि ये पर्सन जो है वो पक्का प्रोस्टिट्यूट है और ये इंटरेस्ट में है नेसेसरी जनरल पब्लिक के, कि उस पर्सन को रिमूव कर दिया जाए, दिस पर्सन शुड बी रिक्वायर्ड टू रिमूव हिमसेल्फ देयर फ्रॉम एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम री एंटरिंग, और उसको री एंट्री करने से भी रोक दिया जाए। तो मैजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में राइटिंग में कम्युनिकेट कर देंगे उस पर्सन को सच अ मैन स्पेसिफाइड, जो कि उस ऑर्डर में स्पेसिफाई कर दिया होगा उन्होंने, रिक्वायर हिम आफ्टर ड्यू स्पेसिफाइड ऑर्डर, उसको 7 दिन का टाइम देंगे, नॉट लेस देन 7 फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो जिस दिन भी ऑर्डर हुआ उस दिन से उसको 7 दिन इसलिए देंगे कि उसको लिबर्टी का तो हक है ना, जैसे भले ही वो प्रोस्टिट्यूट है लेकिन उसको जाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी भगा दिया तो भाग जाएगी। तो 7 दिन का उसको टाइम देंगे उसको वहां से रिमूव करने का जहाँ पे वो प्लेस है, remove self from the place to such place whether within or without local limits of jurisdiction, तो उस भले ही उनके लिमिट के jurisdiction में या jurisdiction के बाहर जाने के लिए हो सकते हैं वो, such route or routes within such time as been specified in the order, और किस रूट से और किस रूट के थ्रू जाना होगा और कितने टाइम के लिए जाना होगा वो ऑर्डर में दिया जाएगा, और ऑल्सो उसको प्रोहिबिट कर देंगे कि वो री एंट्री नहीं कर पाएगी बिना परमिशन लिए मजिस्ट्रेट की जिसके पास जुरिडिक्शन है इससे रिलेटेड। फिर लिखा है उसके बाद हुएवर, अब जो भी है जिसने भी फेल्स कर दिया यहाँ पे कोई भी ऑर्डर जो कि इशू किया था सेक्शन में, पीरियड स्पेसिफाई जिसमें किया था उसमें जब ऑर्डर प्रोहिबिट किया था, मतलब जितने टाइम के लिए उस ऑर्डर को प्रोहिबिट उस ऑर्डर से प्रोहिबिट कर दिया था उसको री एंट्री करने के लिए उस प्लेस में बिना परमिशन के आने से, इज इन फोर्स, जब भी वो ऑर्डर लागू है वो री एंटर करता है उस प्लेस में विदाउट परमिशन का, या फिर knowingly that such person has under this section has been required to remove himself, और किसी को पता है कि हाँ उस पर्सन को जानबूझ के यहाँ से हटाया गया रिमूव कर दिया गया उसको उस प्लेस पे आने से, has not obtained requisite permission, और उसने रिक्वायर्ड परमिशन जो थी वो भी नहीं ली है री एंट्री करने के लिए, और उसको फिर वो पर्सन क्या कर रहा है हार्बर या कंसील कर रहा है उस पर्सन उस प्लेस को, तो उसको पनिशमेंट होगा विद फाइन, तो उसको फाइन लगेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 200 रुपीज तक का, नॉट इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अगर अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो उसके साथ एडिशनल फाइन कितना लगता रहेगा, तो 20 रुपीज एवरी डे लगता रहेगा, ड्यूरिंग विच ही हैज परसिस्टेड इन द ऑफेंस, तो जब तक वो ऑफेंस कंटिन्यू करती रहेगी तब तक, मतलब अगर उसको बाहर निकाला था वो टाइम पीरियड के एक्सपायर होते ही होने के पहले ही और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से अगर वापस आ जाती है तो उसको 200 रुपीज का फाइन लगेगा, या कोई पर्सन हार्बर या कंसील करता है उसको उसी प्लेस में, तो 200 रुपीज का फाइन तो लगेगा ही, और ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस रहेगा तो एडिशनल फाइन हर देगा, हर हर दिन का 20 रुपीज लगेगा, ड्यूरिंग विच ही हैज परसिस्टेड इन द ऑफेंस, मतलब जब तक वो ऑफेंस को करती जा रही है तब तक हर दिन का फाइन लगेगा। सेक्शन 21 भी देख लेते हैं, तो सेक्शन 21 बात करता है प्रोटेक्टिव होम्स, तो प्रोटेक्टिव होम्स में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे एस्टेब्लिश कर सकती है एज मैनी प्रोटेक्टिव होम और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन, तो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे वो एस्टेब्लिश कर सकती है जितना भी उनको ठीक लगे, प्रोटेक्टिव होम भी और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन भी इस एक्ट में जो कि उनको ठीक लगता है, और सच होम्स इंस्टीट्यूशन व्हेन एस्टेब्लिश शैल बी मेंटेन, और उनको मेंटेन किया जाएगा इस तरीके से जैसे मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर इसमें लिखा है नो पर्सन or authority other than state government shall, after the commencement of this act, establish or maintain protective home or corrective institution, तो कोई भी पर्सन या अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे कोई भी तरीके से कमेंसमेंट नहीं कर सकती, मतलब नहीं सॉरी कमेंसमेंट इस एक्ट की शुरू होने के बाद ना तो एस्टेब्लिश कर सकती ना मेंटेन कर सकती प्रोटेक्टिव और करेक्टिव, मतलब प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, मतलब इन कंडीशन और लाइसेंस के अलावा
जो कि सैंक्शन किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको छोड़ के किसी तरीके से कोई नहीं कर सकता। फिर स्टेट गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ, मेड टू इट इन दिस बिहाफ बाय अ पर्सन और अथॉरिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी किसी पर्सन के द्वारा इस बिहाफ में एप्लीकेशन की गई है, इशू टू सच पर्सन और अथॉरिटी अ लाइसेंस, तो वो इस पर्सन को एक और अथॉरिटी को एक लाइसेंस इशू कर देंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, कि वो एस्टेब्लिश करें और मेंटेन करें, और एज द केस में बी, फॉर मेंटेनिंग प्रोटेक्टिव होम और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन, कि प्रोटेक्टिव और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करें और लाइसेंस इशू करें। सॉरी, मैं फिर से देख लेते हैं अच्छे से। अच्छा, तो बस स्टेट गवर्नमेंट के पास जब भी कोई लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन आई, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में एस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो यहाँ पे करेक्टिव होम या प्रोटेक्टिव होम, करेक्टिव इंस्टीट्यूशन या प्रोटेक्टिव होम को लाइसेंस दे सकते हैं, और उसमें कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को थिंक फिट, मतलब उनको ठीक लगता है, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से जो भी रूल मेड किए गए हैं उस हिसाब से। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है, एनी पर्सन एनी सच कंडीशन में रिक्वायर दैट द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव होम और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन शैल बी इंटरेस्टेड टू अ वुमन। तो जो भी यहाँ पे कंडीशन जो भी रिक्वायर या कंडीशन जो कि रिक्वायर लगती है उनको मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी करेक्टिव इंस्टीट्यूशन या प्रोटेक्टिव होम को, तो वो जब भी जैसा भी प्रैक्टिकेबल जहां तक हो वहां तक वुमेन को ही दिया जाएगा। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है, अ पर्सन अथॉरिटी मेंटेनिंग प्रोटेक्टिव होम और एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be allowed period of 6 months from the date of commencement of to make the application for such license। तो कोई पर्सन या अथॉरिटी है जिसने प्रोटेक्टिव होम पहले से ही बना के रखा था इस एक्ट के शुरू होने के पहले, तो उसको इस एक्ट के शुरू हो जाने के बाद 6 महीने तक का टाइम मिलेगा कि वो एप्लीकेशन कर पाए लाइसेंस के लिए। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन और अथॉरिटी मेंटेनिंग अ करेक्टिव इंस्टीट्यूशन एट द कमेंसमेंट ऑफ सप्रेशन ऑफ immoral traffic in women and girls amendment act 1978। तो अगर कोई पर्सन या अथॉरिटी जो मेंटेन कर रहा था करेक्टिव इंस्टीट्यूशन, तो कमेंसमेंट होते ही जो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, तो उसको भी 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम सच कमेंसमेंट टू मेक सच एप्लीकेशन फॉर सच लाइसेंस, कि वो अपनी एप्लीकेशन और लाइसेंस के लिए कुछ मतलब फिर उसको भी क्या है कि 6 मंथ दिया जाएगा कि वो कमेंसमेंट होते ही एप्लीकेशन कर पाए लाइसेंस के लिए, मतलब इस एक्ट में भी। तो मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि अगर कोई भी करेक्टिव इंस्टीट्यूशन था और जो कि एस्टेब्लिश हुआ था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स अमेंडमेंट एक्ट में, तो उसको भी 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा जब भी एक्ट कमेंस हुआ कि वो लाइसेंस ले लें। फिर सबसेक्शन 4 बात करता है कि बिफोर इशूइंग अ लाइसेंस, जब भी लाइसेंस इशू कर रहे हैं उसके पहले से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर करेगी ऑफिसर और अथॉरिटी को, जो कि मतलब और उनको इस पर्पस के लिए अपॉइंट कर लेंगे कि वो क्या करेंगे, फुल एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो भी उनके पास एप्लीकेशन आई है इस बिहाफ में, और रिपोर्ट इट द रिजल्ट, और वो पहले इन्वेस्टिगेशन करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिपोर्ट कर देंगे सच इन्वेस्टिगेशन का। एंड मेकिंग सच एप्लीकेशन द अथॉरिटी और ऑफिसर शैल फॉलो द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब। तो जब भी वो लोग यहाँ पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ऑफिसर और अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फिर एक जो लाइसेंस अगर उनको मिला है, तो अगर उसको पहले वो कर लिया तो वो अलग बात है, नहीं तो वो कितने साल तक के लिए दिया जाएगा। तो एज मे बी स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस, तो लाइसेंस में स्पेसिफाइड किया जाएगा, ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ at least 30 days from the date of expiration renewed for a life period।
तो जो भी लाइसेंस दिया जाएगा अगर उसको पहले से रिवोक नहीं किया जाएगा तो वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि वो लाइसेंस में स्पेसिफाइड होगा, मतलब पीरियड जितना लाइसेंस में स्पेसिफाइड होगा। और वो पर्सन अगर चाहेगा तो एप्लीकेशन कर पाएगा 30 डेज पहले जब भी उसका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला होगा, रिन्यू कराने के लिए लाइफ पीरियड के लिए, मतलब जितने पीरियड के लिए दिया गया। और जो लाइसेंस एक बार इशू होगा वो ना तो एक बार जो लाइसेंस यहाँ पे इशू हुआ या रिन्यू हुआ वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। फिर सबसेक्शन 7 बात करता है वेयर एनी पर्सन और अथॉरिटी टू whom the license is being granted under this act or any agent or servant of such person authority commits breach of any condition। तो किसी पर्सन और अथॉरिटी को जब भी लाइसेंस ग्रांट किया गया है उसका एजेंट और सर्वेंट है उनकी तरफ से भी अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन जो की थी इम्पोज की गई थी इस या मतलब कुछ भी कंडीशन इम्पोज की गई थी या फिर कोई एनी ऑफ द प्रोविजन जो कि एक्ट में दिए गए हैं, इस एक्ट में बनाए गए हैं, और उनका अगर किसी ने ब्रीच किया एनी रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, तो वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशन, और स्टेट गवर्नमेंट कंडीशन मैनेजमेंट या सुपरिटेंडेंस जो भी है किसी भी प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन का उसे सेटिस्फाई नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट विदाउट प्रिजुडिस टू द अदर पेनल्टी, मतलब अदर पेनल्टी को अलावा भी जो कि वो इनकर करेगा इस एक्ट में, उसको छोड़ के उसके अलावा भी फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिवोक कर सकते हैं लाइसेंस उसका राइटिंग में लिख के ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर को राइटिंग में दे के, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड। अब कोई भी ऑर्डर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, होल्डर को लाइसेंस के, कि वो शो को नोटिस करे कि क्यों उसका लाइसेंस रिवोक नहीं किया जाए। फिर लिखा हुआ है 8 नंबर का सब सेक्शन 8 में कि वेयर द लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन। अब किसी का भी लाइसेंस अगर करेक्टिव होम या प्रोटेक्टिव होम एंड करेक्टिव इंस्टीट्यूशन का रिवोक कर लिया गया है फोर गोइंग सब सेक्शन में, तो जो प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन है वो सीज हो जाएंगे फंक्शन करने के लिए जिस दिन से भी उसका रिवोक हुआ है। तो सब्जेक्ट टू एनी रूल्स दैट मे बी मेड इन दिस बिहाफ, तो उस रूल्स को जो भी इसके बिहाफ में बनाए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो वेरी द अमेंड एनी लाइसेंस इशूड और रिन्यूड अंडर दिस एक्ट। तो जो रूल्स इस एक्ट के अंदर बनाए जाएंगे वो तो अलग ही बात है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास एक और पावर होगी कि वेराई या अमेंड कर सकता है कोई भी लाइसेंस जो कि रिन्यू किया है, मतलब जो भी कोई भी मतलब जो इज ऑल्सो वेरी अमेंड एनी लाइसेंस की वो वेरी और अमेंड कर सकते हैं लाइसेंस को जो कि इशू और रिन्यू किया गया है इस एक्ट में। फिर 9A बात करता है जो स्टेट गवर्नमेंट है और अथॉरिटी ऑथराइज की गई है इसके बिहाफ में, may subject to any rules that may be made in this behalf। तो स्टेट गवर्नमेंट है या कोई अथॉरिटी ऑथराइज की गई इस बिहाफ में वो सब्जेक्ट टू रूल्स, मतलब रूल्स जो भी बनाए गए हैं इस बिहाफ में के रहते रहते वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी इनमेट ऑफ अ प्रोटेक्टिव होम, मतलब जो कहीं भी एक रहने वाला किसी प्रोटेक्टिव होम में रहने वाला आदमी है या मतलब जो भी पर्सन है उसको किसी अदर प्रोटेक्टिव होम में भेज सकते हैं, और या तो किसी करेक्टिव इंस्टीट्यूशन के इनमेट को किसी दूसरे करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में भेज सकते हैं, और टू अ प्रोटेक्टिव होम या फिर उसको प्रोटेक्टिव होम में भेज सकते हैं। तो वेयर सच ट्रांसफर इज कंसीडर्ड डिजायरेबल, जब भी उनको यहाँ पे ये ट्रांसफर जो है वो डिजायरेबल लगता है तो वो कंडक्ट ऑफ पर्सन को देखते हुए, हैविंग रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ पर्सन टू बी ट्रांसफर, मतलब उस आदमी जिसको ट्रांसफर मतलब जिस पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके कंडक्ट को देखते हुए द काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड, और जो मतलब काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड वगैरह ये सब और अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस को देख के क्या कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड दैट, मतलब यहाँ पे पहले तो बताया कि ट्रांसफर कर सकते हैं फिर दोबारा में मतलब प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा हुआ देखते हैं। तो ए पॉइंट बात करता है नो पर्सन हु इज ट्रांसफर्ड अंडर सबसेक्शन शैल रिक्वायर्ड टू स्टे इन होम और इंस्टीट्यूशन विच ही इज ट्रांसफर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन
he was required to stay in the home or institution from which he was transferred. तो अब जिस भी पर्सन को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है एक होम से लेके दूसरे इंस्टीट्यूशन में मतलब या एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसके जो ट्रांसफर करने का पीरियड जो उसका था उसको लॉन्गर नहीं करेंगे जो कि उसको रिक्वायर्ड टू स्टे था यहाँ पे जब ट्रांसफर किया जा रहा था। फिर बी बात करता है रीजन शैल बी रिकॉर्डेड फॉर एवरी ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर अंडर सबसेक्शन। तो जो रीजंस हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जब भी वो ऑर्डर कर रहे हैं ट्रांसफर का सबसेक्शन में इस सबसेक्शन में। तो सबसेक्शन 10 बात करता है हुएवर एस्टेब्लिश और मेंटेन्स। अब किसी पर्सन ने अगर एस्टेब्लिश किया मेंटेन किया कोई भी प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एक्ट के प्रोविजंस के इस एक्ट के प्रोविजंस के को छोड़ के मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस को छोड़ के मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब को छोड़ के मतलब अकॉर्डिंग नहीं काम किया तो उसको शैल बी पनिशेबल होगा कितना शैल बी पनिशेबल इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑफेंस के लिए कितना मिलेगा तो फर्स्ट ऑफेंस में उनको फाइन लगेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1000 रुपीज तक और सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर वो करेंगे तो उनको इम्प्रिजनमेंट होगा 1 ईयर तक का और साथ ही साथ फाइन लगेगा 2000 रुपीज तक का या दोनों। तो फर्स्ट कन्विक्शन में कितना पनिशमेंट होगा एक बार फिर से बता देता हूँ 1000 रुपीज का होगा सिर्फ फाइन लगेगा मतलब सिर्फ फर्स्ट कन्विक्शन में सिर्फ फाइन लगेगा 1000 रुपीज तक का और अगर सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगा 1 ईयर तक का और साथ ही साथ फाइन कितना हो जाएगा 2000 रुपीज तक का हो जाएगा या दोनों ही। तो अभी हमने सेक्शन 20 तक पढ़ लिया अब नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 21 ही से पढ़ेंगे।